अचानक विवेक अपने घर, परिवार और कारोबार छोड़कर एक लड़की के साथ कनाडा चला गया। जाने से पहले उसने ऑफिस से फोन करके कहा था, प्रिया, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पिताजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। माफी मांगने का भी अधिकार खो दिया है मैंने। फिर कह रहा हूँ कि सब लोग मुझे माफ कर देना। इसी के साथ मुझे भूल जाना। मुझे पता है कि यह कहना आसान है, लेकिन सचमुच में भूलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी समझ लेना, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। प्रिया कुछ कहती, उसके पहले ही विवेक ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था। प्रिया को पता था कि फोन कट चुका है। फिर भी वह रिसीवर से सटी स्तब्ध खड़ी थी। ये विदाई मौत से भी बदतर थी। विवेक बसा बसाया घर अचानक उजाड़ कर चला गया था। विवेक के बारे में ससुर को बताते हुए वह बेहोश होकर गिर गई थी। बूढ़े पिता ने बेटे के घर परिवार का बोझ आसानी से अपने कंधों पर उठा लिया। विवेक के पिता हरिशंकर ने बहू और पोती को अपने छत्रछाया में ले लिया। प्रिया बेहोश हो गई क्योंकि उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर गुप्ता सामने बैठे थे। दूसरी ओर सिरहाने ससुर हरिशंकर खड़े थे। वह सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, प्रिया बेटी, तुम्हें आज जितना रोना है रो लो। आज के बाद फिर कभी उस कुलकलंक का नाम लेकर तुम्हें रोने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चला कि यह कब से चल रहा था। पता नहीं वह कौन थी जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसने तो लड़ने का भी संबंध नहीं रखा। प्रिया टकुर टकुर ससुर का मुंह ताक रही थी। आंखें सबूत के बिना वह कैसे झेगी। अभी तक वह उससे लिपटी बेल की तरह जी रही थी। अब वह आधार के बिना जमीन पर बिखर गई थी। अब कौन सहारा देगा। बिना किसी वजह के पति उसे बेसहारा छोड़कर चला गया था। पता नहीं कौन उनके बीच आ गई थी। वह कैसी औरत थी जो उसके पति को अपने मोहपाश में बांधकर चली गई थी। छोटी सी बिटिया पिता जैसे बूढ़े ससुर फैला कारोबार। जीवन अब एक तपती दोपहर की तरह हो गया था। नंगे पांव चलना होगा, ना आराम न छाया। विवेक था तो हरिशंकर रिटायर होकर सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे थे। ऑफिस जाते भी थे तो थोड़े समय के लिए, लेकिन अब पूरा कारोबार वहीं संभालने लगे थे। उनकी भाग दौड़ को देखते हुए एक दिन प्रिया ने कहा, पापा, आप इतनी मेहनत करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम 3 लोग ही तो हैं। इतना बड़ा घर और कारोबार बेचकर एक छोटा सा घर ले लेते हैं, बाकी रकम ब्याज पर उठा देते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था कि अचानक एक दिन प्रिया के माँ बाप आ पहुंचे। वे प्रिया और पोती काव्या को ले जाने आए थे। उनका कहना था कि विधुर ससुर के साथ बिना पति के बहू के रहने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ससुर और बहू का पहले से ही संबंध था। इसीलिए विवेक घर छोड़कर चला गया। दोनों ही परिवारों की बदनामी हो रही है। इसीलिए प्रिया को उनके साथ जाना ही होगा। उनके खर्च के लिए रुपए उसके ससुर भेजते रहेंगे। माँ बाप की बातें सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई। उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। फिर ऐसा कुछ घटा जिसके आघात से वह मूर्छित बन गई। प्रिया के माँ बाप की बातें सुनकर हरिशंकर ने कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जो भी निर्णय करना है प्रिया, बहू को करना है। अगर वह जाना चाहती है तो खुशी से काव्या को लेकर जा सकती है। बस इतना कहकर अपराधी की तरह उन्होंने सिर झुका लिया था। काव्या उस समय उनकी गोद में थी। नाना नानी ने उसे लेने की बहुत कोशिश की थी, पर वह उनके पास नहीं गई थी। उसने दोनों हाथों से कसकर दादाजी की गर्दन पकड़ ली थी। बेटे के घर छोड़कर जाने पर भी न रोने वाले हरिशंकर की आंखें छलक आईं। ससुर की हालत देखकर प्रिया झटके से उठी और अपनी मां के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, मैं और काव्या यहीं पापा के पास ही रहेंगे। प्रिया ने तृप्ति की लंबी सांस ली। वह पिता जैसा प्यार देने वाले ससुर थे। उन्हीं के सहारे वह जी रही थी। अगर उनका सहारा ना होता तो माँ बाप के यहाँ आश्रित बनकर बेचारी की तरह जी रही होती। इन्हीं की वजह से आज वह सिर ऊंचा करके जी रही थी, वरना नदी के टापू की तरह कण कण बिखर गई होती। मगर नियति को शायद यह भी मंजूर नहीं था। विवेक के जाने के 4 साल बाद जब काव्या 16 साल की हो गई थी, उस दिन हरिशंकर मॉर्निंग वॉक से वापस नहीं आए थे। 8 से 8 बजकर 30 मिनट और फिर 9 बजे बज चुके थे। ना उनका कोई फोन आया, ना डोरबेल बजी। दरवाजा खोले माँ बेटी एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। मॉर्निंग वॉक करने वालों की तरह घड़ी का कांटा भाग रहा था। तभी घर का फोन घनघना उठा। प्रिया ने दौड़कर रिसीवर उठाया। उधर से आवाज आई, मैडम, ये फोन आपके फैमिली मेंबर का है। जी, ये फोन मेरे ससुर का है। आपके पास कैसे आया? जी, उनका एक्सीडेंट हो चुका है।
प्रिया ने बेटी का हाथ पकड़ा और गेट की ओर भागी, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया जिस पिताजी के नाम के मजबूत स्तंभ पर टिकी थी, वह स्तंभ एकदम से टूट गया था। एक बार उसकी हंसती खेलती दुनिया फिर से उजड़ गई थी। प्रिया जानती थी कि अगर वह टूट गई तो काव्या को संभालना मुश्किल हो जाएगा। विवेक जब उसे छोड़कर गया था, उसकी गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया ससुर हरिशंकर बन गए थे, जिससे जीवन की गाड़ी अच्छे से चल पड़ी थी। लेकिन उनके अचानक इस तरह चले जाने से प्रिया अकेली पड़ गई। मायके वाले सिर्फ औपचारिक तौर पर मिलने आए। कहते हैं वक्त सबकी परीक्षा लेता है। प्रिया ने खुद को मजबूत किया और अपनी बेटी में स्वयं को झोंक दिया। आज 12 साल बाद काव्या डॉक्टर बन गई है और उसकी शादी होने वाली है। तूने अपनी लिस्ट बना ली? किस किस को कार्ड भेजना है? प्रिया ने अपनी बेटी काव्या से पूछा। जी मम्मी, ये रही मेरी लिस्ट, पर एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए। अपने एक खास दोस्त को भेजना है। यह कहकर काव्या ने एक कार्ड लिया, अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल पड़ी। काव्या कार चला रही थी। उसकी आंखों में अपने पापा का बीमार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, कातर आंखें घूम रही थीं जो शायद उससे क्षमा याचना कर रही थीं। उसके पापा कुछ समय पहले ही उस अस्पताल में दाखिल हुए थे, जहां वह काम कर रही थी। उन्हें पक्षाघात हुआ था। पापा तो मम्मी से अलग हो गए, लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा। मम्मी के अथक प्रयास व बड़ी मेहनत ने उसके पैरों तले ठोस जमीन दी। वह डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था और वह इसको गलत भी नहीं समझती थी। आखिर जिस सहचर पर मम्मी को अथाह विश्वास था, जिसकी उंगली पकड़े वह जीवन डगर पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ रही थी, वही एक दिन चुपचाप अपनी उंगली छुड़ाकर चल देगा। यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे के बाद तो मम्मी की दुनिया में काव्या के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। काव्या गाड़ी खड़ी कर अपने कैबिन में पहुंची तो बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी सहयोगी डॉक्टर कैबिन में बैठी हुई थी। हेलो डॉक्टर नेहा, कैसी हैं आप? फाइन डॉक्टर, आज आपको देर हो गई। मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ, शादी की तैयारी के चलते आजकल थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद काव्या कुछ घंटों के लिए तो अपने आप को भी भूल गई। 1:00 तक मरीज निपटे। उसने एक कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वह अतीत के दलदल में धंसने लगी। पापा के यूं चले जाने से वह इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह ना करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वह डॉक्टर है और मानव सेवा व मम्मी की देखभाल में अपना जीवन गुजार देगी। डॉक्टर राहुल ने कितने ही तरीकों से उसके सामने प्रणय निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के भयावह अनुभव से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के प्रति भारी कड़वाहट भर गई थी, जिसे वह किसी तरह भी अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी। थक-हार कर मम्मी भी चुप हो गई। लगभग 6 महीने पहले वह अस्पताल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। कृशकाय शरीर, खिचड़ी दाढ़ी, दर्द से कुम्हलाया चेहरा। वह पहचानने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यह तो उसके पापा का चेहरा है। क्या वह इस हाल में यहां हो सकते हैं? उसके दिमाग में जैसे भूकंप आ गया। उसने नर्स की ओर देखकर पूछा, सिस्टर, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर बाई तरफ लकवा पड़ा है। अब तो कुछ ठीक हो गए हैं। क्या नाम है इस मरीज का? कहते हुए वह खुद सामने लटके चार्ट को देखने लगी। विवेक शर्मा। चार्ट पर लिखा यह नाम जहर बुझे तीर की तरह उसके दिल के आर पार हो गया। संझा शून्य सी वह अपने मरीजों को देखकर वापस चली आई थी। उसका हृदय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटपटा गया था। यद्यपि वह उसके मरीज नहीं थे, पर फिर भी वह उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। वह जब भी डॉक्टर से उनके बारे में बात करती तो इस बात का ध्यान रखती कि डॉक्टर को यह न लगे कि वह इस मरीज में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उसने अपने पापा को भी यह आभास नहीं होने दिया कि वह उनको पहचान गई है। उसके पापा लगभग 1.5 महीना अस्पताल में रहे। कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताए, पर कहने की हिम्मत ना जुटा सकी। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि पापा के 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। एक दिन वह अस्पताल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। यह मरीज कहाँ गया सिस्टर? उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर, अब उनका इलाज घर से ही होगा। डॉक्टर आपके नाम मिस्टर विवेक एक पत्र दे गए हैं। क्या वह आपके जानने वाले थे? सिस्टर ने डॉक्टर काव्या को एक पत्र थमा दिया। पत्र पकड़ते ही उसकी टांगें थरथरा गईं।
अपने को संभालकर वह अपने कैबिन में आकर कुर्सी में ढंस गई। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। लिखा था, प्रिय काव्या, तुमने मुझे पहचाना हो या ना पहचाना हो, पर मैं तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी काव्या हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं हूं ही, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। बदनसीब हूं मैं, जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं कह सकता, जिसके कारण तुम दोनों को छोड़ आया था। वह तो मुझे छोड़कर कब की चली गई। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख मिल सकता है कभी? ये भूल गया था मैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ आया था। आज खुद भी अकेलेपन की सजा भुगत रहा हूं। तुम दोनों माँ बेटी का अपराधी हूं मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे के शब्द उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला गए। उसने आंखें बंद कर पीछे सिर टिका दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन, उनकी छटपटाहट अपने युवा हो रहे मन का, बिना पापा के अजीब सा अकेलापन, भय, सब कुछ मानस पटल पर उभर आया था। जिंदगी के वे सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खली थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमजोर पड़ते भी देखा था। पापा के इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, लेकिन उन्हें माफ करने या ना करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही था। मम्मी यदि उन्हें माफ कर दें तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था। पापा के माफीनामे को पढ़ने के बाद विवाह के प्रति जो नफरत की शिला उसके दिल पर पड़ी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने डॉक्टर राहुल को अपने आसपास आने की डील दे दी, और अंत में उनका प्रणय निवेदन उसने स्वीकार कर लिया था। मम्मी उसकी विवाह की स्वीकृति और खुशी से बोरासी गई थी। माँ की बेरौनक जिंदगी में उसकी खुशियां व सफलता ही तो रंग भर सकते थे। बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर उसे मम्मी की जिंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी कि उनकी जिंदगी में उससे जुड़ी खुशियां तो थीं, पर पापा की जिंदगी में तो कुछ भी नहीं था, सिवा भीषण अकेलापन, अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द, और साथ में उनकी इस बीमारी के। लेकिन कैसे बताई मम्मी को? वह कई दिनों तक इसी कशमकश में रही थी। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वह दिन भर अस्पताल से थककर चूर होकर घर आती और बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती। मम्मी की वह जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुल गई। प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नजर पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होंगी, ऐसा सोचकर वह पानी पीकर लेट गई। थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में झांका, पर वहां कोई नहीं था। वह बाहर आई। बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी, आप यहां बैठी हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? वह भी कुर्सी खींचकर उनकी बगल में बैठ गई। शादी की तैयारियों के कारण आप बहुत थक गई हैं। अपना ख्याल रखिए, कहकर उसने मम्मी की तरफ देखा। धुंधलाती चांदनी में उनकी आंखों का गीलापन उसने लक्ष्य कर लिया। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही थीं? उसने स्नेह से पूछा। मैं विदा होने वाली हूं, इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा परिहास किया। लेकिन मेरे विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो राहुल विदा होकर यहां आएगा, या फिर आप मेरे साथ चलेंगी। मम्मी की आंखों की नमी बूंद बनकर दालों पर लुढ़क गई। वह कोमलता से उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी क्या बात है? खुशी के आंसू हैं पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। हर लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है। तू भी जाएगी? मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है। बीता ये तेरा मायका है। जब तक तू अपने मायके आएगी तो तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई। वह साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही हैं। मम्मी, वह धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाती हुई बोली, पापा की याद आ रही है ना? कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दीं। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी इस बार भड़की नहीं, ना ही कोई जवाब दिया। बस चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। है ना मम्मी? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी, एक बात कहूं? मम्मी ने अपनी प्रश्नवाचक नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दीं। फर्ज करो कि यदि आज पापा लौट आए और अपने किए की माफी मांगे, तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? नाजुक समय था।
कोमल मूड था। सो बिना झिझके बेटी का गाल थपथपाकर बोली, तू क्यों बेकार की सोचती है? बेटा वो हमारे ही होते तो जाते ही क्यों? और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आए? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? बेटी तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। राहुल अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रहे हैं। सुनकर मम्मी की आंखें एक बार फिर बरस गईं। फिर आंसू पोंछकर बोली, सोच रही थी काव्या कि ऐसा कौन सा क्षण रहा होगा, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी जब विवेक का पैर फिसला और उस क्षण का खामियाजा हमको ताउम्र भुगतना पड़ा। वरना तेरे पापा के और मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं रहे। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वह औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती और तेरे पापा भटके नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी जिंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की जिंदगी? जिंदगी की शाम में जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है। काव्या याद रखना, राहुल और तू एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह ही ना बना पाए। क्या सोच रही है डॉक्टर काव्या? ड्यूटी का समय खत्म हो गया है, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर नेहा का स्वर सुनकर काव्या वर्तमान में लौट आई। आंखें खोली तो देखा कि उसकी सहयोगी डॉक्टर नेहा उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर काव्या? आप रो रही थी नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थीं। वो अपनी गीली आंखें पोंछती हुई बोली। उसने अपना बैग खोला, अंदर रखा, कार्ड दोबारा देखा, उस पर्ची को भी देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा था और जिसे उसने अस्पताल के रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर वह बाहर निकल गई। विवेक शर्मा का पता ढूंढते ढूंढते जब काव्या उनके घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते हृदय से उसने घंटी बजा दी। अंदर की आवाज पास आती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। विवेक शर्मा उसे आश्चर्य और खुशी से भौचक्के होकर निहार रहे थे। तुम डॉक्टर काव्या हो ना? हाँ पापा, वह कठिनाई से बोल पाई। बरसों बाद पापा बोलने के लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा। आओ अंदर आओ बेटी। विवेक की खुशी का वेग उनके हाव भाव से संभल नहीं पा रहा था। शायद वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। हृदय में उठते तूफान को थामते हुए हाथ का कार्ड पकड़ाते हुए वह बोली, ये मेरी शादी का कार्ड है, आप जरूर आइएगा। तुम्हारी शादी हो रही है? वह खुशी से बोले। फिर कार्ड पकड़ते हुए धीरे से बोले, तुम्हारी मम्मी जानती है सब कुछ? हाँ, वह झूठ बोल गई। आप जरूर आइएगा। कहकर वह बिना एक क्षण भी रुके वापस मुड़ गई। विवेक अंदर आ गए। थके हुए से वह कुर्सी में धंस गए। काव्या एक आशा की किरण उनके दिल में जगाकर गुम हो गई थी। वे ही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़कर वह कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को जब वह रीता के चंगुल में फंस गए थे। कैसा जाल फेंका था रीता ने उन्हें फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और रीता थी बरसाती उफनता नाला जो अपने सारे कगारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता रहा और वह स्वयं भी उसी में बह गए। उस समय तो बस रीता को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वह उस समय रीता की तरफ? रीता की तड़क भड़क अपने में समा लेने वाले उद्यान सौंदर्य के पीछे वह उसकी चरित्रहीनता और बददिमागी को नहीं देख पाए। रीता के सामने उन्हें अपनी शांत सौम्य पत्नी बासी व श्रीहीन लगी थी। लगा उसके साथ जीने में कोई मजा ही नहीं है। एक रस दिनचर्या, तन मन का एक रस साथ। तब नहीं समझ पाए कि अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को व उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। रीता का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। शुरू में तो वह रीता के सौंदर्य के सागर में डूब गए, लेकिन रीता के रूप का तिलिस्म अधिक दिन नहीं रहा। धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत रीता का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा। अपनी जिस तनख्वाह में पत्नी व बेटी के साथ वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तनख्वाह में रीता के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना मुश्किल ही नहीं दुर्भर हो रहा था। उसके सैर सपाटे, बनावट, श्रृंगार व साड़ियों के खर्चे से वह इतने परेशान हो गए थे। बात इतनी ही होती तो भी ठीक था। रीता परले दर्जे की झगड़ालू व बदमाश थी। विवेक को हर पल रीता की तुलना में प्रिया याद आ जाती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। वह कब, कहाँ और क्यों जा रही है, यह पूछना भी उनके बस की बात नहीं रह गई थी।
पति की तरह वह उस पर कोई भी अधिकार नहीं रख पा रहे थे। वे दोनों लगभग 5 साल तक एक साथ रहे। इन 5 सालों में वह इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि रीता के जीवन में फिर कोई आ गया है। वह उसको रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। तब पहली बार नकारे जाने का दर्द उनकी समझ में आया था। पिछले 7 साल तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की प्रिया के पास वापस लौटने की। वह प्रिया के बारे में सब कुछ पता करते रहते थे, क्योंकि विवेक कभी कनाडा गए ही नहीं। उन्होंने प्रिया से झूठ बोला था कि उस लड़की के साथ कनाडा चले गए हैं, ताकि कोई उन्हें ढूंढे नहीं। खैर, बेटी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ गई, तब ना जाने कितनी बार उस अस्पताल की गेट पर खड़े रहे थे, पागलों की तरह बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन कारों व लोगों की भीड़ में वह कभी काव्या को देख नहीं पाए। तभी उनके जीवन में यह दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही उन्हें पक्षाघात का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, तब वह बहुत मुश्किल से उन्हें उस अस्पताल का नाम समझा पाए जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से अंतिम समय में मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी। पर काव्या ने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह तो काव्या को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे। लेकिन आज काव्या को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी सुप्त भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगीं। लेकिन पता नहीं प्रिया उन्हें माफ कर पाएगी या नहीं। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज सुनकर वह अपने अतीत से बाहर निकल आए। ना जाने वह कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उसे उल्टा पलटा और मन में निश्चय किया कि बेटी की शादी में अवश्य जाएंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, प्रिया उनका अपमान भी कर देगी, तब भी वह उस दुख से कम ही होगा जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। सोचकर उनका हृदय शांत हो गया। उधर घर आकर काव्या अपने हृदय को शांत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। यह सोचकर उसने अपने दिलो दिमाग को शांत कर लिया। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। दुल्हन बनी काव्या खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लथपथ इधर उधर सब संभालने में लगी थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंडबाजी की आवाज आने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई, कहते सब बाहर भाग गए। वह कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक नहीं आए। पता नहीं आएंगे भी या नहीं। काश उसकी कोशिश कामयाब हो जाती। तभी मम्मी उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल, काव्या जयमाला के लिए चल। ओह, मम्मी के साथ मंच की तरफ चल दी। जयमाला हुआ, खाना खत्म हुआ। फेरे शुरू हो गए, खत्म भी हो गए। उसकी निगाहें गेट की तरफ लगी रहीं। उसको ऐसा खोया देखकर मम्मी ने एक दो बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या ऊहापोह चल रही है, उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र रिश्तेदार सब अपने अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त कुछ बहुत नजदीकी रिश्तेदार ही रह गए। उसकी विदाई की तैयारियां शुरू हो रही थीं, पर उसका हृदय उदास था। पापा ने यह अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके व अकेलेपन के मोड़ पर मम्मी शायद पापा को माफ कर देती। तभी डॉक्टर नेहा अंदर आकर बोली, काव्या तुम्हें कोई पूछ रहा है? मुझे हाँ। कोई विवेक शर्मा है? विवेक शर्मा? वह खुशी के अतिरेक में डॉक्टर नेहा का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहां ले आओ मेरे कमरे में। डॉक्टर नेहा आश्चर्य से बोली, कौन है वो? सवाल मत करो प्लीज, बस उन्हें यहां ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नेहा विवेक शर्मा को लेकर कमरे में आ गई। आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा? वह उलाहना भरे स्वर में बोली। उसके स्वर के अधिकार से बरसों की दूरी पल भर में छिटक गई। विवेक थगे से खड़े रह गए। मन किया बेटी को गले लगा लें, पर अपने के अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटकर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी की ना जाने क्या प्रतिक्रिया होगी। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर खराब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मम्मी कहाँ है? डॉक्टर नेहा? वो आश्चर्यचकित खड़ी डॉक्टर नेहा से बोली, आज शायद अंदर वाले कमरे में विदाई की तैयारी कर रही है। चलिए पापा। वो एक हाथ से लहंगा और दूसरे हाथ से विवेक का हाथ पकड़कर अंदर जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो गई। अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने विवेक को यूं लाठी के सहारे खड़ा देखकर प्रिया संध्या शून्य सी देखती रह गई।
तुम मम्मी पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना पापा, जो कुछ आपने पत्र में लिखा था। प्रिया, मुझे माफ कर दो। जिसके लिए तुम्हें इतने दुख दिए, वह तो वर्षों पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी कारण मैं इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मैं ही जानता हूं कितना तड़पा हूं तुम दोनों के लिए। काव्या की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटा करता था। कभी तुम दिख भी जाती तो अपने आप में मग्न। फिर सोचता, कितने दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो। कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली जिंदगी फिर से बिखर ना जाए। यही सब सोचकर मेरी कोशिश कमजोर पड़ जाती। अपनी बीमारी में भी उसी अस्पताल में इसीलिए भर्ती हुआ कि जिंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को जी भर कर देख लूंगा। मुझे माफ कर दो प्रिया। आज भी अगर काव्या जोर नहीं देती तो मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल में सहारे टिकाकर विवेक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रिया का मन किया कि वह फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई, विवेक का यूं माफी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष। उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले उन्होंने बाप बेटी की तरफ अपनी पीठ फेर दी। लेकिन हिलती पीठ से काव्या समझ गई कि मम्मी रो रही हैं। मम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर काव्या बोली, पापा को माफ कर दीजिए। गलती उनसे हुई है, पर उसकी सजा भी उनको मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से। प्लीज मम्मी, मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। बहुत बड़ी हो गई है तू, ये सब करने के लिए, मम्मी रुंधी आवाज में बोली। पर उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि हार कर जीत जाने का एहसास था। मम्मी, मैं इस घर को अपने परिवार को पूर्ण देखना चाहती हूँ। कहते हुए काव्या ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें पास खींच लिया। प्रिया ने भरी नजरों से विवेक की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम मेरी जगह होते तो क्या मुझे माफ कर देते, जो मैं तुम्हें करूं। लेकिन विवेक ने हिम्मत करके प्रिया के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी। रोती हुई वह पति विवेक के कंधे से लग गई। दोनों को अपनी बाहों के घेरे से बांधकर काव्या भी रो रही थी। सामने टंगी हरिशंकर की तस्वीर भी जैसे इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही हो। विदाई की बेला पर कार में बैठते हुए काव्या आंसू भरी नजरों से गेट पर एक साथ खड़े मम्मी पापा की झलक को जैसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। प्रिया और काव्या को विवेक को माफ करना चाहिए था या नहीं? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।